नमस्कार मित्रों, मेरे कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ प्रसिद्ध लेखिका शिवानी की लिखी हुई एक कहानी जिसका शीर्षक है अपराधी कौन। तो आइए सुनते हैं कहानी अपराधी कौन। अमला बार बार बाहर जाती और अपने सजे बंगले की अनूठी सज्जा देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाती। रंगीन नीली मध्यम रोशनी के लट्टू पेड़ की हर पत्ती पर जुगनू बने चमक रहे थे। शामियाने की रंगीन छाह में कई सोफे और कुर्सियां मंडलाकार घेरे में रखवाते श्याम बिहारी एक साथ कई निर्देश देते किसी कुशल बैंड मास्टर की भांति हवा में दोनों हाथ उठा उठाकर गिरा रहे थे। अमला को पति की हड़बड़ाहट देख हंसी आ गई। एक तो वैसे ही सामान्य सी घटना से वे उत्तेजित हो उठते थे। उस पर आज पहली पुत्री का विवाह था। वह पति से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो बारात की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर घबराती भी क्यों? सभी कुछ तो दे रही थी कनक को, फ्रिज, रेडियोग्राम, फिएट और फिर एक तगड़ा सा चेक भी। 20 या भूखी शेरनी सी माताओं के मुख से वह अपने भावी जामाता को पुष्टग्रास लुभावने दहेज के बूते ही तो छीन पाई थी। उसकी कनक सावली थी, पर इस युग में क्या जामाता भावी पत्नी का रंग देखता है? उसे तो भावी ससुर के ओहदे का रंग ही अधिक आकर्षित करता है। जहां तक इसका प्रश्न था, श्याम बिहारी अपने ओहदे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुंबक की भांति खींच सकते थे। एक तो वे कमिश्नर थे, उस पर ICS। हम ICS अब रीवा के अलभ्य सफेद शेरों की भांति अपने वंश वृद्धि की क्षीण संभावना के कारण अनमोल हो उठे हैं। ये प्रायः ही वह हंसकर अमला से कहते रहते। आज तो उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से जनवासे का ही प्रबंध देख रहे थे। नाव, तंबोली, धोबी सबके तंबू तन चुके थे और तीनों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के से विभिन्न स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही तत्परता से मुस्कुराते खड़े थे। यह भी इस अनोखे युग का एक अनोखा रिवाज चल पड़ा था। आएंगे छैला बाराती बनकर, पर दर्जनों घड़े से निकले सूट इस्त्री करवाने पे कन्या के पिता की यहाँ ही लाएंगे। जिसे देखो वही हजामत बनवाने बैठ जाएगा, चाहे घराती हो या बाराती। नंदन घिसनेरा नंदन इसी को कहते हैं। कहीं बारातियों के आने से पहले ही सब पान निगोड़े घरी के मेहमान ना चल डाले। अमला मन ही मन बुनबुना रही थी। एक तो घर के ही मेहमानों ने 4 दिनों में उसका पटरा बैठा दिया था। 5 दर्जन तो बच्चे ही भिनभिना रहे थे। उस पर देवरानी, जेठानी और चचेरी ममेरी ननदों के नखरे देख उसका खून खोल रहा था। भाग कर बाहर आ गई थी। बरेली वाली ममिया सास को लहसुन प्याज की बदबू से दिल के दौरे पड़ने लगते थे। उनका कमरा अलग करके उठे ही थे कि 2 चचेरी नंदों ने बच्चों को लेकर महाभयानक युद्ध छेड़ दिया। दोनों सगी बहनें थी, पर आज आमने सामने तनी रणचंडी ही बन गई थी। उन्हें छुड़ाकर अलग किया तो उसकी स्विस भाभी एक ही पेटीकोट और बिना बाहों का ब्लाउज पहने अर्धनग्नावस्था में अर्धली चपरासियों के सामने ही उसे साड़ी पहना देने का अनुरोध करने आ धमकी। पिछले माह उसका भाई विदेश से एक लम तड़ंगी ब्याह लाया था। क्या करती बेचारी अमला? भाई को बुलाती और भाभी को कैसे छोड़ देती? उसकी ताड़ सी देह में साड़ी लपेटना आकाश में चंदौवा टाकना था। साड़ी पहनाती वो चटपट बाहर निकल आई थी। बारात भी तो आती होगी। उसने घड़ी देखी, अभी देर थी। पर बारात के आने से भी अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ति के आने की थी, और वह थी उसकी फ्रांस प्रवासिनी ननद मीना, जो पूरे 20 वर्ष बाद मायके लौटी। कभी यह ननद उसकी प्राण प्रिया सखी थी। वही उसे सिर आंखों पर बिठाकर इस ग्रह में लाई थी। उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद कर रखी थी। कुछ दिनों तक दोनों की मैत्री मोहल्ले भर की स्त्रियों के हृदय में विष घोलती रही। दोनों एक से कपड़े पहनती, हंसती, खिलखिलाती, एक दूसरे को बाहों में लिए फिरती रहती। फिर जैसे प्रायः ऐसी प्रगाढ़ मैत्री का अंत होता है, वैसे ही हुआ। अचानक दोनों में ऐसी ठनकी कि आंखों में नंगी तलवारें लपलपाने लगी और 2 टूटे हृदय की दरार मीना की विदा तक नहीं जुड़ी। झगड़े का सूत्रपात हुआ था आभूषण को लेकर। मीना की विधवा माँ का पूरा गहना एक सामान्य से पोटली में बंधा काट के बक्स में पड़ा रहता। कई बार पुत्र के समझाने पर भी वे बैंक में रखने को राजी नहीं हुई थी, तो खींचकर श्याम बिहारी को ने तो कहना ही छोड़ दिया। पर इधर उनका अधिकांश समय तीर्थ यात्रा में ही निकलने लगा था
और वे एक एक करके अपने आभूषण कभी बद्रीनाथ चढ़ाती, कभी रामेश्वरम। एक दिन अमला और मीना ने मंत्रणा की, जैसे भी हो अम्मा के इस धार्मिक औदार्य के सैलाब को बांधना ही होगा। अम्मा जी, अब मीना की सगाई हो गई, आप ऐसे गहने मत लुटाइए, अमला ने एक दिन सास को टोक दिया। हाँ अम्मा, आज फैसला ही कर दो, क्या मुझे दोगी और क्या भाभी को। मुंह लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। कहीं ऐसा न हो कि कभी इस करमजली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े। अमला ही करके हंस पड़ी। तब तक दोनों ननद भाभी अटूट मैत्री के इस रस सागर में आकंठ डूबी थी। ला मरी, निकाल ला पोटली, आज ये बांट बूट कर झगड़ा निपटा दूं। अम्मा ने चाबी का गुच्छा हंसकर पटक दिया था और मीना चटपट पोटली उठा लाई। ओह, कैसे कैसे भारी गहने थे। टोंक, मगर, अनंत, जयपुरी झूमर, रामपुरी मछलियां, चंद्रहार, बेसर और कुंदन की पहुंची। मीना के नाना सिविल सर्जन थे, अम्मा इकलौती पुत्री, इसी से नाना ने गहनों से लाद दिया था। सबसे विलक्षण आभूषण था एक लंबी नीली मखमली डिबिया, उसमें बंद नागिन के आकार की लचकती करधनी। उसकी जालीदार नक्काशी पहले भी कई बार ननद भाभी को झुमा चुकी थी, पर तब ईर्ष्या का सर्व फल फैलाकर दोनों में से किसी एक को भी डसने नहीं दौड़ा था। आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे। पता नहीं अम्मा करधनी किसे देंगी। मीना सोच रही थी, अम्मा की मैं इकलौती बिटिया, करधनी मुझे ही देंगी। अमला सोच रही थी, कितने अरमानों की बहू हूं मैं, करधनी हो न हो मेरे ही हिस्से आएगी। अम्मा की ख्याली हंडिया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे। सब गहना मन ही मन बांट चुकी थी, पर दोनों की तृष्णा के प्राण उनके करधनी पर ही अटके हैं। वे जान गई थी, बेटी तो पराया धन है, कल परसों ब्याह होगा तो पराई हो जाएगी। जिंदगी तो उन्हें बहू के साथ ही काटनी थी। फिर करधनी भी साधारण नहीं थी। एक चिर रुग्ण जड़िया को मीना के नाना ने उसका खोया पौरुष लौटा दिया था। अपनी मूक कृतज्ञता को उसी अनूठी करधनी की कारीगरी में वह सदा के लिए अमर कर गया था। कैसी लपलपाती जीभ थी नागिन की, आंखों में जगमगाती दो हीरो की कनिया जड़ी थी। उस चमत्कारी करधनी का एक और आकर्षण था, एक पेच घुमाते ही वह अपनी केचली छोड़ देती, जो क्षण भर में सिमट कर बाई और चाबी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी। अम्मा कहा करती थी, जब करधनी बनकर आई तो उसे देखने लाट साहब की मेम भी आई थी। वही करधनी आज पता नहीं किस भाग्यशालिनी को मिलेगी। अम्मा ने एक एक कर गहनों की दो दो ढेरियां बना दी। दोनों ढेरियां ऐसी न्यायपूर्ण सूझबूझ का प्रतीक थी कि किसी में भी घट बढ़ का प्रश्न ही नहीं उठता था। अकेली करधनी बच गई। मीना अचानक मचल गई। अम्मा, चाहे ढेरी के दो तीन गहने हमारी भाभी की ढेरी में डाल दो, पर हम तो करधनी ही लेंगी। उसने करधनी सचमुच उठा ली। सास ने बहू की गंभीर मुख मुद्रा देखी तो बड़े चातुर्य से बिगड़ती स्थिति संभाली। अच्छा अच्छा, देखा जाएगा, अभी तो तू दोनों पोटलियां बक्से में डाल दे, करधनी अलग रख दी है मैंने, पुर्जी डाल दे, क्यों है ना बहू। पर अम्मा की पुर्जी की पहले ही नियति की पुर्जी पड़ गई। मीना के विवाह की तिथि निश्चित हुई तो गहने झलवाने सुनार बुलवाया गया। दोनों पोटलियों के गहने ज्यों के त्यों धरे थे, अकेली करधनी ही नहीं थी। अम्मा तो पागल सी हो गई थी। एक तो शुभ कार्य, उसके पहले सोना खो गया, ये तो बड़ा महा अपशकुन। उस पर उनका सबसे प्रिय आभूषण ही चोरी हो गया। अम्मा ऐसा फूट फूट कर बाबूजी की मृत्यु पर भी ना रोई थी। पर यह हो कैसे गया। चाबी तो निरंतर उन्हीं के पास रहती थी। कभी कभी बहू या कभी बिटिया मांग लेती थी, और शीशम का वो बक्सा तो उन्हीं के कमरे में धरा रहता था, और वे दिन रात उसी कोठरी में खजाने पर बैठे सर्प की भांति कुंडली मारे वहीं बैठी रहती थी। भोली अम्मा भागती भागती भृगु संहिता के पंडित जी के पास भी गई थी। खोई वस्तु का चोर घर ही में है, पर मिलेगा 20 साल में, भाड़ में जाए करधनी। मीना के आंसू टपकने लगे थे। 20 वर्ष तक क्या उसकी कमर ऐसी लचीली रह जाएगी। क्या करेगी करधनी का जब कमर ही नहीं रहेगी। फिर बेचारे रिक्त कमर लेकर ही ससुराल चली गई थी। ससुर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। पति के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया। धीरे धीरे वह माँ भाई भाभी सबको भूलती गई, पर करधनी को नहीं भूल सकी। इतना वह खूब समझती थी कि चतुरा नटिनी सी भाभी की फुर्तीली उंगलियों ने ही भोली अम्मा की चाबी तिड़ी कर रात ही रात में करधनी गायब कर दी थी। आज पूरे 20 वर्ष पश्चात वह भाई का पत्र पाकर स्वदेश लौट रही थी। अम्मा अब नहीं रही, पर फिर भी मायका मायका ही था।
भैया को देखा तो वह रही से ही पूर्व शत्रुता भी बिसर गई। भैया ने मूछें रख ली थी, कनपट्टी के बाल सफेद हो गए थे और क्षण भर को उसे लगा जैसे बाबूजी ही हंसते खड़े हो गए हैं। उसकी तन्वी भाभी बेहद फूल गई थी, गर्दनें धरी भी होगी तो इस विराट परिधि को कहाँ घेर पाएगी। उसे मन ही मन गहरा संतोष हो गया। उसकी कमर तो अभी भी विदेशी कॉर्सेट के बंधन में कसी उसकी कौमार्यावस्था का इस 21 इंच घेरा निभा रही थी। तुम तो मीना वैसी की वैसी धरी हो। भाभी का कंठस्वर भी शरीर के साथ साथ मांसल हो उठा था। और भतीजी कहाँ है मेरी? मीना ने बड़े लाड़ से पूछा और भाभी ने एक सांवली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया। मीना ने भतीजी का माथा चूमते कहा, मेरी दिव्या से 1.25 महीने ही तो बड़ी है तू। उसे क्यों न लाई बुआ? भतीजी ने पूछा। उसे अपनी दुकान सौंप आई हूँ रानी, एक दिन भी बंद रहती तो लाखों का नुकसान हो जाता। क्रिसमस आ रहा है। बुआ ने दर्पपूर्ण उक्ति से महिला वृंद को घायल किया और धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। मीना की दुकान भारती वास्तव में फ्रांसीसी सुंदरियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। भारतीय गहने, साड़ियां, आलता, नकली चोटियां, झूमर, यहाँ तक कि मांग भरने का सिंदूर और बिछियों का जोड़ भी मिल सकता था वहाँ। कभी फ्रांस में इक्के दुक्के भारतीय विवाहों के लगन खुलते तो मीना की दुकान ही सोहन पिटारी जुटाती। काश अम्मा की करदनी होती तो वह टिकट लगाकर प्रदर्शनी से ही मालामाल हो जाती। ऐसी व्यावसायिक खटकेबाजी में उसकी कल्पना बेजोड़ थी। कुल जमा 3 दिन के लिए आई हूँ भाभी। इधर तुम्हारी रानी विदा हुई और मैं उड़ी फ्रांस को। जयमाल का समय हुआ तो अतिथियों की दृष्टि सलोनी दुल्हन के चेहरे पर टिकने के बजाय उसकी प्रौढ़ा बुआ की सांवली गर्दन पर जम गई। मीना एक अद्वितीय हीरो का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहटें तीव्र होठी। कैसे जगमगा रहे हैं, असली हीरे हैं। अरे चल हट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही जगमगाते हैं। पिछले साल मेरा छोटा भाई मॉन्ट्रियल से ले आया था इसी का हार। नहीं, फ्रांस में इनके ससुर का लाखों का व्यापार है, इनकी भी तो दुकान है। क्या बेचती है? और फिर स्त्रियों का अशिष्ट स्वर उसके कानों के पास ही सरक आया। पर उस जगमगाती बुलंद इमारत के सामने छोटे मोटे आभूषण पहने भड़कीली नारियों की आवाज सहसा तुच्छ उठी। क्यों री मुनिया, हार तो असली लगे है, 8-10 हजार का तो होगा ही। मौसी ने बड़े ललक से हार के लोलक को हाथों में ले लिया। 80 हजार का है मौसी, मीना ने कुछ ऊंचे ही स्वर में कहा। अपने दामी आभूषण का मूल्य बताने में क्या कभी नारी चूकती है? फिर तो दूल्हे को देख ही कौन रहा था। आंखों में हार की आलोचना चल रही थी। कहा था ना मैंने, 80 हजार का है। सूरत तो 100 की भी नहीं है। पर एक एक कर झोपड़ियों के टिमटिपाते दिए बुझ गए और बुलंद इमारत जगमगाती रही। दूसरे दिन बारात विदा हो गई और अतिथियों के बिस्तर भी बंधने लगे। एक तो लड़की के विवाह की रौनक विद्युत छटा से क्षण भर में ही लुप्त हो जाती है। उस पर गृह स्वामी ने भी अतिथियों को रोकने के मूड में नहीं थी। मीना ने भी भाभी के तुच्छ स्वभाव को परख लिया था। उसने जाने का प्रसंग उठाया तो अमला ने औपचारिक स्नेह की सामान्य दलीलें दी, फिर मान गई। बाजार से तुम्हारे लिए मेवे और ताजी मिठाई लेती आती हूँ, कहकर वह झोला लेकर चली गई तो मीना विवाह के भंभर के बाद पहली बार घर में अकेली रह गई। जाने के पहले मायके की ममता और घनेरी हो आई। घूम घुमा कर वह अम्मा का बचा कुचा सामान देख रही थी और स्मृतियों के पट खुलते जा रहे थे। बाबूजी की आराम कुर्सी, अम्मा का पीड़ा, उसका बोर्डिंग का सर्चर काला स्टील का बक्सा। सहसा वह ठिठक गई। शीशम का वह बक्सा जिसके अभेद्य ताले को बिना खोले ही किसी कुशल हुडनी ने करधनी गायब कर दी थी। वह बड़े लाड़ से उसने ताले को हाथ में ले लिया और न जाने किस ममता के अदृश्य स्पर्श से ताला खट से खुल गया। शायद बाजार जाने की हड़बड़ी में भाभी ठीक से बंद नहीं कर पाई थी। देखो भाभी इसमें अब क्या रखती है। मीना ने दोनों हाथ से भारी ढकना उठाया, पर क्या केवल इसी कौतूहल ने उसे प्रेरित किया? पुराना किनारी गोटा, टूटे प्लग और अम्मा का फुलवरी दुपट्टा, कैसी प्यारी प्यारी कस्तूरी की सी महक थी। ठीक अम्मा की देह परिमल की सी परिचित लपट। बड़े लाड़ से भावुकता के आवेश में उसने दुपट्टे को गालों से लगाने को उठाया तो एक भारी सी पोटली भी उसी के साथ साथ उठ आई। उसका कलेजा उछल कर बाहर आ गया। वही चमक दमक और वही चमकती आंखें। अनुभवी हाथों के अनुभूत स्पर्श ने पेंच घुमाया।
क्षण भर में सर्पिणी की केचुली चाबी का गुच्छा बनकर लटक गई। कुछ देर तक तो वह सोचती रही, फिर एक तड़प से करदनी लेकर उठ गई। काठ का बक्सा फिर जोका त्यों ताला लटकाए निर्जीव बन गया। भाभी लौटी तो मीना अपनी साड़ियों की तह कर रख रही थी। बोले, चेहरे पर शिकन भी तो नहीं उभरी। हाय मीना, तुमने तो अभी से सामान बांध लिया? अमला ने पूछा और हाथ का बैग जमीन पर पटक ननद के गले में बाहें डाल दम से वहीं बैठ गई। हाय मत जाओ ना मीना, इतने सालों में तो लौटी हो। वह रुआंसे स्वर में बोली। मन ही मन वह जानती थी कि ननद का एयर पैसेज भी बुक हो गया है और वह रुक नहीं सकती। इसी से वह दुलार भरा बनावटी आग्रह कर रही थी। मैं जानती हूँ, उसने रुमाल से आंखें पोंछी। तुम अभी भी हमसे रूठी हो। उस सड़बिल्ली करधनी का सत्यानाश हो जिसने हमें चीर कर धर दिया। तुम्हारे भैया की कसम खा कर कहती हूँ मीना, मैंने उस हरामखोर महाराजन को रात के 2 बजे अम्मा के कमरे से निकलते अपनी आंखों से देखा था। सच भाभी? मीना को बड़ा आनंद सा आ रहा था। सांप का पैर आखिर सांप का ही पहचानता है। फिर तुमने पकड़ क्यों नहीं लिया बच्चात को? हाय मेरा कलेजा तो तुम जानती हो एकदम पिद्दी सा है। सोचा, एक तो अम्मा के गौने में ही महाराजिन वो आई थी, कितना मानती थी अम्मा। कहीं करदनी नहीं निकली तब? भाभी के चेहरे पर ऐसा बचपना खिलने लगा जैसे दूध के दांत भी न टूटे हो। हाय रे मेरी पिद्दी। मिन्ना ने बड़े लाड से भाभी को बाहुपाश में कस लिया। अब खबरदार जो उस करधनी का नाम लिया, मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ, अब सामान बांध लूं, फिर रात को खूब आराम से बातें करेंगे। करधनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच शिफॉन की साड़ी के नीचे हीरो के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी। उस रात को 12 बजे तक ननंद भाभी बतियाती रही। हार सहेज कर रख लिया ना मीना? कहीं बटुए में ही तो धर कर नहीं भूल गई? बड़ी लापरवाह हो तुम। भाभी ने पूछा तो मीना अंधेरे में मुंह फेर कर मुस्कुरा ली। हाँ भाभी, वो तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर दिया था। मैं तो आज तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, पता नहीं अब कब फिर मिलना हो। वह कूद कर मीना के साथ लिपट गई। सुबह उठी तो भाभी उठकर उसके साथ धरे जाने वाले पकवानों की टोकरी सजा रही थी। भाई भाभी दोनों उसके साथ स्टेशन भी आ गए, पर तीनों ऐसे ठीक समय पहुंचे कि सामान लगाते ही गार्ड ने झंडी हिला दी। बड़ी हड़बड़ी में मीना द्वार पकड़कर ही खड़ी रह गई। अपने वातानुकूलित डिब्बे में वह अकेली ही थी। दामी चीज लेकर सफर करियो मीना, सूटकेस को सिरहाने धर लेना। भाभी उसके पास ही आकर फुसफुसाई तो मीना का चित्त प्रायश्चित्त से खिन्न हो उठा। वह पश्चाताप करने लगी। कितनी नीच थी वह। 20 वर्ष पहले भाभी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी थी। आज वह उसी जघन्य अपराध को दोहरा रही थी। अब तो उसके जी में आ रहा था वह करधने निकाल कर भैया भाभी के चरणों में लौट अपना अपराध स्वीकार कर ले। विदा की बेला पुनः अम्लान हो उठेगी। पर गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। किसी भी भावुकता के लिए अब समय नहीं था। भाई और भाभी की आंखें गीली हो आई थी। अमला बुरी तरह नाक झिंझोड़ती सिसक रही थी। मीना भी अब अपने को रोक नहीं सकी और बच्चों की भांति सुबह उठी। 1 घंटे बाद तूफान धड़धड़ाती पटरियों का कलेजा रौंदती चली जा रही थी और मीना दोनों हाथों से माथा पकड़े शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर बिखरे साड़ियों के अंबार को अविश्वास से देख रही थी। वह बार बार एक एक साड़ी को झटक रही थी। यह क्रम वह पिछले 1 घंटे से 20 बार दोहरा चुकी थी। नहीं, कहीं भी तो नहीं थी। आखिर सोई तो थी नहीं। रात भर भाभी उसे गलबहियों में घेर कर सोई थी। चाबी का गुच्छा पार करने में उन अद्वितीय उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया था। करधनी तो गई है, साथ में उसका हीरो का हार भी ले गई। अब वह अतुल को क्या मुंह दिखलाएगी? जल्दी जल्दी में बीमा भी तो नहीं करा पाई थी। फिर मायके में गहने की चोरी क्या कुछ कम लज्जास्पद घटना है? अब क्या करे? क्या फिर मायके लौट जाए? क्या कहेगी भाभी से? यही ना कि भाभी तुमने मेरे हीरे का हार चुरा लिया। पर भाभी तो पलट कर जिह्वा का घातक प्रहार सिद्ध कर सकती थी। मीना, तुम क्या मेरी करधनी चुरा कर नहीं भागी? उसके हीरे का हार का केवल लोलक ही बेचने पर भाभी के पूरे खानदान की बेटियां ब्याही जा सकती थी। हाय, कितने छोटे अपराध की कितनी बड़ी सजा दे गई थी भाभी। तो मित्रों, कहानी हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो
तो जरूर कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।